हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। समझ में आ गया? और इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है? इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो क्लियर होना चाहिए। राइट? क्लियर है? ओके। एक बार दोबारा बताइए क्या होता है इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव में हम थ्योरी को डेवलप करते हैं और इसमें हम एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। ओके। इंडक्टिव क्वालिटेटिव है, ऑफ कोर्स ये आपका क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। स्पेसिफिक टू जनरल रहता है, स्पेसिफिक टू जनरल। और ये आपका जनरल टू स्पेसिफिक। ये आपका टेस्ट थ्योरी होता है, इसमें थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए इस कोई एग्जांपल ले सकते हैं इंडक्टिव थ्योरी में। राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। रहने के लिए, राइट, जो है एलिफेंट है वो पानी पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आपने ऑब्जर्व किया, ये स्पेसिफिक। ओके। फिर आपने इस ऑब्जर्व पैटर्न को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे एलिफेंट या जानवर को देखा आपने। ओके, आपने देखा कि बहुत सारे सभी के सभी जानवर जो होते हैं, ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। आपने जब बहुत सारे एनिमल्स को देखा तो आपने ऑब्जर्व किया, अंडरस्टैंड किया और एक थ्योरी डेवलप की और आपने जनरलाइज किया। स्पेसिफिक से आप जनरलाइज किया, एक थ्योरी डेवलप की कि जितने भी बायोलॉजिकल लाइफ होती है, सभी बायोलॉजिकल लाइफ वो बेसिकली डिपेंड करती है वाटर पर टू एग्जिस्ट। राइट? सर्वाइव करने के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं सभी बायोलॉजिकल लाइफ। तो आपने क्या किया है, यहाँ स्पेसिफिक से लेके एलिफेंट से लेके आपने और स्टडी किया, समझा, पैटर्न को समझा, तो आपने देखा कि बहुत सभी के सभी एनिमल डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर। और स्टडी किया, समझा, तो आपने पाया कि सभी बायोलॉजिकल जो लाइफ होती है वो डिपेंड होती है वाटर पर। तो आपने यहाँ स्पेसिफिक से लेके जनरलाइज किया, मतलब यहाँ पर थ्योरी आपने डेवलप की। ओके, तो ये आपका इंडक्टिव रिसर्च टाइप कहलाएगा, जहाँ पर आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके माध्यम से थ्योरी डेवलप करते हैं। ओके, कंक्लूजन निकालते हैं। क्लियर है? इंडक्टिव। इसी प्रकार से डिडक्टिव का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल टू स्पेसिफिक। ओके। जैसे कि मान लीजिए जनरल का मतलब है कि थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओके। जैसे कि ऑल द बायोलॉजिकल लाइफ डिपेंड ऑन वाटर, ये एक थ्योरी है, डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। ओके। अब आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया। अब इस थ्योरी को आपको प्रूव करना है ना, तो हाइपोथेसिस बनाएंगे। आपने बनाया कि ऑल मैमल डिपेंड ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। ओके। अब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपने डेटा कलेक्ट किया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। ओके। आपने ये देखा कि बेसिकली जितने मैमल्स आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस में बनाए हैं कि सभी के सभी मैमल डिपेंड करते हैं वाटर पे, तो क्या ये बात सही है कि गलत है? इसके लिए आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। ओके। और आपने पाया कि सभी के सभी एनिमल जो होते हैं, ऑल द लैंड मैमल्स डिपेंड ऑन द वाटर। ओके। फिर आपने डिसाइड किया और इसको स्पेसिफिक कर दिया, मतलब हाइपोथेसिस आपने प्रूव किया। जो भी, चाहे वो हाइपोथेसिस पर रिजेक्ट हो या फिर एक्सेप्ट, उसके माध्यम से आपने प्राप्त किया कि सभी के सभी मैमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं वाटर पर। राइट? इस प्रकार से आपका ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, और जो इंडक्टिव रिसर्च होती है वो आपकी स्पेसिफिक से लेके जनरल की तरफ जाती है। इज इट क्लियर? और ये रिकॉर्डिंग आई थिंक हुआ नहीं ना? आप लोगों ने बताया भी नहीं। अच्छा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, एक एक करके समझ लेते हैं सभी रिसर्च टाइप। पहले देखेंगे क्वांटिटेटिव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बताइए।
आज हम लोग सभी के सभी प्रकार डिस्कस कर लेंगे। कल से हम स्टडिकल वो रिसर्च स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव में आपका आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, कोरिलेशन आ जाएगा, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा। तो ये आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएंगे। ओके। और क्वालिटेटिव में कौन कौन सा रहेगा? जैसे बताया था मैंने, केस स्टडी अगर करते हैं तो वो भी आपका क्वालिटेटिव में रहेगा, राइट। एथनोग्राफिक स्टडी होगी, वो भी आपका इसमें आ जाएगा। ओके। इसके अलावा एथनोमैथोलॉजी, ओके, फिनोमना, फिनोमेनोलॉजी जिसको बोलते हैं, किसी फिनोमना की स्टडी करना, किसी सिचुएशन की स्टडी करना, नैरेटिव एनालिसिस, ये भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाएगा। इज इट क्लियर? हिस्टोरिकल एक्शंस कई प्रकार से हो सकता है। ओके। अब बताइए कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का? जहाँ पर हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, किसी पॉपुलेशन के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हाउ मच, व्हाट परसेंटेज, व्हाट टाइम, व्हाट इज। इस प्रकार से चीज़ों को हम बेसिकली एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ओके। टू डिस्क्राइब द फैक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जहाँ पर नंबर्स भी रह सकते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ मच, व्हाट परसेंटेज, ओके, हाउ मैनी, व्हाट टाइम। कई प्रकार से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, किसी पॉपुलेशन को, किसी फिनोमेना को, किसी सिचुएशन को, राइट। उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसे व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन दी लास्ट एग्जाम, ऐसे बोल सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। What is the extent of cigarette smoking among the 18-25 years old Indians? So this is also example of the descriptive research. It has two types of quasi-experimental. Okay. Describe, collect numerical data without disturbing their environment. बिल्कुल correct है धनंजय and Anil Kumar. It has two type, quasi-experimental and expecto fact. Okay. Or anybody? नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन रिसर्च, जितने भी रिसर्च है आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि बेसिकली ये रिसर्च क्या है। कोरिलेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन, बिल्कुल सही टर्म यूज किया आपने। ओके। रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। कि दो वेरिएबल या दो से अधिक हो सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कितने रिलेट करते हैं आपस में एक दूसरे से। इसमें किसी के साथ कोई कॉजल लिंक नहीं जोड़ना होता है, केवल ये देखा जाता है कि what what extent two and more variable are related to each other, उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है। ओके। यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट इफेक्ट और ये चीज नहीं करते हैं, ना मैनिपुलेशन करते हैं वेरिएबल्स के बीच में। जैसे कि मान लीजिए दो वेरिएबल हैं, ओके, इनमें केवल ये देखा जाता है कि ये आपस में कितने जुड़े हुए हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस हद तक आपस में जुड़े हैं, कितने रिलेटेड हैं, राइट, इनके बीच में क्या एसोसिएशन है। उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। इज इट क्लियर? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, इसको हम जीरो रिलेशन बोल सकते हैं, राइट। इस प्रकार से उसको बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, व्हाट इज द रिलेशन से बिटवीन स्मोकिंग एंड द एज ऑफ पर्सन। तो स्मोकिंग आपका एक वेरिएबल हो गया, और एज ऑफ पर्सन, लोगों की जो उम्र है, वो आपका दूसरा वेरिएबल हो गया, V2 हो गया। तो इनके बीच में हम केवल रिलेशन देख रहे हैं, कोई इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं चेक कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं है किसी वेरिएबल के बीच में, वो कहलाएगा आपका कोरिलेशन रिसर्च। जैसे कि माइल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, माइल न्यूट्रिशन आपका V1 हो गया, और रिलेशनशिप बिटवीन माइल न्यूट्रिशन एंड फैमिली इनकम, कि अगर फैमिली की इनकम अच्छी होगी तो माइल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ऑफकोर्स कम होगी, तो दूसरा वेरिएबल हो गया। तो ये बेसिकली दो वेरिएबल है, इसके बीच में हम केवल में यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं कि किस एक्सटेंट तक जो है इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कितने रिलेटेड है कि नहीं है, राइट। तो ये अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, माइल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है कम होगी अगर फैमिली की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। इंक्रीज विंटर कोल्ड एज वेल एज दी इंक्रीज यूज कोल्ड क्लॉथ। हाँ बिल्कुल।
इज इट क्लियर? कोरिलेशन रिसर्च। तीसरा है कॉजल कंपैरेटिव। कॉजल कंपैरेटिव का मतलब क्या है? एनीबॉडी? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं करते। कॉजल कंपैरेटिव कहलाता है जनरली कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है। ओके, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं वेरिएबल्स का, लेकिन जो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होती है उसमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। केवल इसमें हम इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर। इज इट क्लियर? इसी वजह से इसको कॉजी बोला जाता है। कॉजी का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, कम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर। ओके, यहाँ पर जो वेरिएबल है स्मोकिंग V1 हो गया और कैंसर आपका V2 हो गया। यहाँ पर हम V1 में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एजुकेशन लेवल ऑन इनकम। ओके, ये V2 हो गया, V1 हो गया। इसमें किसी वेरिएबल में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, केवल चेक किया जा रहा है कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर कितना होता है, या उसका इफेक्ट क्या होता है स्मोकिंग का, या एजुकेशन लेवल का इफेक्ट क्या होता है इनकम पर, या पॉवर्टी का इफेक्ट क्या होता है मेंटल हेल्थ पर, मानसिक स्वास्थ्य पर। अगर राइट क्या, तो ये आपका कहलाएगा कॉजल कंपेरेटिव, जहाँ पर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं हो रहा होता है। नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सर इज द quasi experimental also called non randomized control trial। इसको मुझे देखना होगा, ये टर्म आपका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का मतलब क्या है। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा। ये आपको समझ में आ गया है? कॉजल कंपेरेटिव। 1 सेकेंड, इसको देख चेक कर लेते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है? बताइए। कॉजी एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड एज हाफ, ओ या करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट। कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आल्सो कॉल्ड एज द हाफ एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने हाफ बोल सकते हैं, यहाँ पर कॉजी एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं। उसका मतलब एक ही होता है। कॉजी का मतलब होता है जो पूर्ण ना हो, पूरा ना हो, इसकी इसको कॉजी बोला जाता है। कॉजी एक्सपेरिमेंटल। ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जहाँ पर मैनिपुलेशन किया जाता है एक वेरिएबल में। ओके, कौन सा वेरिएबल मैनिपुलेट होता है बताएगा कोई? एनीबडी? कौन से वेरिएबल को यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है? जैसे दो वेरिएबल हैं V1 और V2, एक आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इसमें हम लगातार बदलाव करते हैं, और उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है V2 वेरिएबल पर, उसको हम लगातार देख रहे होते हैं। ओके, ऐसे बोल सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V1। V1 में आई जोड़ सकते हैं, यहाँ पर आई जोड़ सकते हैं। ओके, इसमें वैल्यू आई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 1 2 3 4, तो V2 की वैल्यू बदलती जाएगी। ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया है, कहीं लिखा नहीं होता है, समझने के लिए। ओके, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। ये पहले वाला आपका कॉजी एक्सपेरिमेंटल था, ये आपका ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द इफेक्ट ऑफ न्यू ड्रग ऑन HIV पॉजिटिव पेशेंट। ओके, यहाँ पर जो न्यू ड्रग है ये आपका वेरिएबल हो गया, ये V1 हो गया, और आप ये पेशेंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट V2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए जो न्यू ड्रग है, इस पर हम लगातार एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग प्रकार की ड्रग्स देंगे पेशेंट को,
और फिर चेक करेंगे क्या कोई पर्टिकुलर ड्रग का इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है HIV पॉजिटिव पेशेंट पर, वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लगातार इसमें चेंज करेंगे ड्रग्स के अंदर, मतलब V1 में हम बदलाव करेंगे तो V2 पर उसका इम्पैक्ट हम लगातार चेक करते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं और उसका कॉजल रिलेशनशिप निकालते हैं, देखते हैं कि कितना जो दूसरा वेरिएबल है उस पर कितना डिपेंडेंट है या कितना रिलेशन उसके बीच में है। क्लियर है? एक ये यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया है, इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट फ्री एजुकेशन ऑन द चिल्ड्रन सेल्फ स्टीम, कि अगर हम बच्चों को जो है पनिशमेंट फ्री एजुकेशन देते हैं, मतलब उनको मारते नहीं है, गुस्सा नहीं करते हैं, प्यार से समझाते हैं, री करते हैं, तो बच्चों के अंदर सेल्फ स्टीम कितना अच्छी तरीके से डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका कैसा बिल्डअप होता है अगर बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दी जाती है पनिशमेंट फ्री। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है? क्या हुआ? कोई कोई मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, क्लियर है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में एक एक करके सभी देख लेते हैं। केस स्टडी का मतलब क्या होता है बताते जाइए आप लोग। और एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके, नो इशू, डेप्थ स्टडी ऑफ द फिनोमेना, बिल्कुल सही है। केस स्टडी का मतलब होता है कि हम किसी फिनोमेना के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी समस्या के बारे में डिटेल में समझते हैं, डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एक होलिस्टिक पिक्चर डेवलप करते हैं। ओके। जैसे कि मान लीजिए किसी गांव के सरपंच ने, जो हेड होता है विलेज का, उसने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10-15 सालों में। ओके। अब कोई पर्सन आता है, उस पर जाके स्टडी करता है, केस स्टडी करता है, तो पर्सन की पूरी लाइफ, ओके, उसकी बचपन से लेके उसने कैसी स्टडी की, क्या पढ़ाई की, राइट, उसके बारे में, उसके कितने बच्चे हैं, फैमिली में कौन कौन है, ओके, ये उसका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, क्या काम करता है, किस प्रकार से वर्क करता है सोसाइटी के लिए, गांव के लिए, किस प्रकार से उसने स्कीम इम्प्लीमेंट की गांव के अंदर, क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, क्या चेंजेस आए हैं गांव के अंदर। तो मतलब उस पर्सन के आसपास की सभी चीज़ें को स्टडी की जाती है, वो आपकी कहलाती है केस स्टडी। तो ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की भी केस स्टडी होती है, किसी संस्था की, किसी इंस्टीट्यूट की भी स्टडी की जाती है, इस प्रकार से किसी कम्युनिटी की स्टडी की जाती है, या कोई कंट्री है उसकी भी केस स्टडी होती है। तो उसको हम बोलते हैं केस स्टडी, जहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक लंबे समय का डेटा कलेक्ट करते हैं हम, एक होलिस्टिक पिक्चर तैयार करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव देखा जाता है। ओके। वो आपका कहलाता है केस स्टडी। दूसरा है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है? एथनोग्राफी जनरली हम लोग फील्ड वर्क के माध्यम से करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं, लोग कम्युनिटी के कल्चर को समझते हैं, राइट, किस प्रकार की कम्युनिटी का कल्चर है, क्या क्या चीज़ें वो शेयर करते हैं, क्या ट्रेडिशन है, उसका कैसा बिहेवियर है कम्युनिटी का, राइट, वो देखा जाता है। क्योंकि जैसा कम्युनिटी का कल्चर होगा, कल्चर जो होता है वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी उनकी कैसी वे ऑफ लाइफ है, कैसे वो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के जो बिहेवियर में आ जाता है, वो दिखता है। तो उस चीज़ को हमको ऑब्जर्व करना होता है थ्रू दी फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में जाकर के ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर समझते हैं, उसको हम बोलते हैं एथनोग्राफिक स्टडी। ओके। बिल्कुल सर, पार्टिसिपेटरी हो सकता है, रिलेशन बिटवीन द कल्चर एंड बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी। करेक्ट। तीसरा यहाँ पर है एथनो मैथडोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोल सकते हैं एथनिक कल्चर प्लस मेथड। बताइए, एथनो मैथडोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया है, इसका मतलब क्या हुआ ये बताइए।
ये हैरोल्ड गार्फ इनके द्वारा दिया गया था। लोगों की डेली लाइफ को, डेली प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करना, स्टडी करना, उसको समझना। ओके, उसके आधार पर जो रियलिटी है कम्युनिटी की, सोसाइटी की, डे टू डे लाइफ की उनकी एक्टिविटी जो होती है, उनका जो कंडक्ट होता है सोसाइटी का, उसको समझना, कॉमन सेंस को अंडरस्टैंड करना। इसका मतलब होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बाहर से कोई इंडिया के अंदर आता है, तो अगर इंडियन कल्चर की वो स्टडी करेगा तो वो देखेगा कि लोग जो है डे टू डे लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो ग्रीटिंग का सिस्टम है, हाथ हाथ नहीं मिलाते, जैसे मतलब हम लोग नमस्ते करते हैं, राइट। और जैसे जो बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं, तो इस प्रकार से ये अदर कल्चर में, अदर कंट्री में नहीं होता है, राइट। तो ये जो कॉमन छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे जो डे टू डे लाइफ की, ओके, उसको कोई अगर आके स्टडी करेगा, उसको हम एथनिक कल्चरल मेथड या उसको एथनोमेथोलॉजी बोलेंगे। उस चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना कि डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें फॉलो की जाती हैं, उसके माध्यम से उस सोसाइटी का जो है कंडक्ट देखना, सोसाइटी को समझना, उसके मेंबर कैसे रहते हैं, क्या कॉमन सेंस यूज करते हैं चीज़ों को प्रैक्टिस में करने के लिए। ओके, इस प्रकार से उसको बोला जाता है एथनोमेथोलॉजी, वैलिड प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स फॉर क्रिएटिंग मेंटेनिंग द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। बिल्कुल, राइट। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट, क्लियर है? एथनोमेथोलॉजी क्लियर है कि नहीं है? एथनिक कल्चरल मेथड, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? कोई मैसेज नहीं आ रहा है? सर, डिफरेंस बिटवीन एथनोमेथोलॉजी एंड एथनोग्राफी। देखिए, एथनोग्राफी में हम सब कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं। ओके, लोगों के बिहेवियर, मतलब इसमें सब कुछ रहता है, वो आपका एथनोग्राफी कहलाता है। ओके, एथनोमेथोलॉजी में क्या होता है कि कुछ चीज़ों पर हम फोकस करते हैं जिसके माध्यम से हम ऑब्जर्व कर पाए, समझ पाए उस कम्युनिटी की रियलिटी को। ओके, क्या उसमें डिफरेंस है अदर कम्युनिटी से, या बोल सकते हैं किस प्रकार की जो प्रैक्टिस वो करते हैं। ओके, वो आपका थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है एथनोमेथोलॉजी में। जैसे कभी कभी हम लोग जो है बहुत सारी चीजें ये करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन वो हमारे डे टू डे लाइफ की हिस्सा होती है, इसलिए हम उसको करते रहते हैं, राइट। तो उस चीज को कोई अगर बाहर से स्टडी करने आएगा तो उस चीज को ऑब्जर्व कर लेगा, समझ लेगा कि ये चीज जो है ये लोग प्रैक्टिस करते हैं डेली, इसका कोई लॉजिक नहीं, या समटाइम्स बस ऐसे ही प्रैक्टिस में लाते हैं। तो वो सभी चीजें जो होती हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस में यूज होती हैं, उसको लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। ओके, स्टडी ऑन द ऑलरेडी हैपेंड फिनोमेना, बिल्कुल, जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है उस पर भी स्टडी करना। इस प्रकार से ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि पुराने जो पास्ट रिकॉर्ड होते हैं, कोई डेटा है पुराना, उस पर स्टडी करना, समझना। हम हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम कोई ट्रेंड समझ पाए। ओके, कि किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए रशियन रिवोल्यूशन है, चाइनीज रिवोल्यूशन है, तो हम लोग पास्ट को स्टडी करेंगे फ्यूचर का ट्रेंड देखने के लिए कि इस कंट्री में रिवोल्यूशन क्यों हुआ था। जैसे मान लीजिए चाइनीज रिवोल्यूशन है, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर रिवोल्यूशन पहले हुआ तो उसका क्या कारण था। इस प्रकार यहाँ जो चाइनीज जो लोग हैं उनका किस प्रकार का सोसाइटी है, यहाँ पर जो रिवोल्यूशन हो रहे हैं तो क्यों होते हैं, क्या कारण है, दोबारा कैसे हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसकी वजह से लोग जो है रिवोल्यूशन करते हैं। तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। बेसिकली हम फ्यूचर ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पास्ट में स्टडी करते हैं, पास्ट रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, उसके आधार पर हम कंक्लूजन देते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर इन्फ्रेंस निकालते हैं, प्रेडिक्शन लगाते हैं फ्यूचर का। ओके, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना में जो है, चाइना का अगर जो जो प्रेसिडेंट होते हैं, ओके, अगर वो किसी प्रकार से किसी कंट्री के साथ फाइट करते हैं, अगर वो अगर हार जाते हैं वार, राइट, तो कंट्री के अंदर फिर रिवोल्यूशन होगा, उनको अपना जो पद है छोड़ना पड़ेगा और कोई प्रेसिडेंट बनेगा। उनका ऐसा मानना है, उनकी ऐसी एक आइडियोलॉजी है कि वो किसी से हारते नहीं, अगर हारेगा तो जो लीडर होगा, जो राजा होगा, वो अपना पद छोड़ेगा, फिर और कोई राजा या जो है प्रेसिडेंट चुना जाएगा। अगर चाइना किसी से जो है अगर युद्ध हार जाता है, बाहर हार जाएगा, तो वहां पर रेवोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट। ओहो,
फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? यहाँ पर हम फोकस करते हैं किसी फिनोमिना पे, किसी सिचुएशन पर, राइट? Phenomenon hold that any attempt to understand social reality has to grounded in the people's experience of that social reality. किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ओके? अंडरस्टैंडिंग एनी सिचुएशन, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल उसके नाम से आपको पता समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि किसी फिनोमेना को समझना, किसी सिचुएशन को, अगर कुछ लोग कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उस समय पर वो लोग कैसा फील कर रहे हैं, कैसा उनका अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको हम स्टडी करेंगे, वो आपका फिनोमेनोलॉजी कहलाएगा। लोग, सोसाइटी उसको कैसे परसीव कर रही है, कैसे उसको देख रही है, ओके, उस चीज़ का अनुभव को हम देखेंगे तो उसको फिनोमेनल स्टडी बोलते हैं। जैसे कोविड-19 के टाइम पे अगर लोग जो है, कोई रिसर्चर जो है स्टडी करता, तो वो भी आपका फिनोमेनोलॉजी स्टडी कहलाती है। जब हम अनुभव देखते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, लोग क्या सफर कर रहे हैं, किस प्रकार का उनका अनुभव है, कैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उसको एक्सप्लोर करना, उसको पढ़ना, समझना, आपका वो फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी कहलाएगा। करेक्ट है? नेक्स्ट है नैरेटिव स्टडी। नैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है? नैरेटिव एनालिसिस बोल सकते हैं, स्टडी बोल सकते हैं। इसका मतलब वही है कि जो हम, जो जैसे कि मान लीजिए कोई भी सिचुएशन है, लोगों का अनुभव है, उसको हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं अपनी भाषा में, और सही तरीके से उसको व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं नैरेटिव एनालिसिस, नैरेटिव स्टडी। ओके, मतलब स्टोरी बना करके उसको कंक्लूड करना, लिखना, रिप्रेजेंट करना, उसको हम नरेशन बोल सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्योर फंडामेंटल रिसर्च की, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम फॉर्मल रिसर्च बोलते हैं। और ये टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रहेगा, और इसमें कोई डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई भी। ओके, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था ट्रैंकुलेशन के बारे में, उसका मतलब होता है कि हम जो है मल्टीपल स्टडी करते हैं, ताकि जो है वेरियस मेथड यूज करते हैं ताकि समझ पाए, उसकी वैलिडिटी चेक करना है उसके बेसिकली। ओके, वैलिडेट करने के लिए ट्रैंकुलेशन हम यूज करते हैं, मल्टीपल सेपरेबल मेथड का यूज किया जाता है। ओके, इंडक्टिव डिडक्टिव क्लियर हो गया? और कोई? मिक्स मेथड पढ़ाएंगे कल, कल डिस्कस करेंगे बाकी यहाँ से जो है आगे वाला चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को ऐड करते हैं। और प्लीज़ जो मॉक टेस्ट है उसको लगातार सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रिवीजन हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आप एटलीस्ट पेपर 1 का एक पेपर, पेपर 2 का एक पेपर डेली लगाइए, मतलब एक पेपर पूरा का पूरा एटलीस्ट लगाना ही लगाना है। देखिए, उसमें लगभग इतने क्वेश्चन होते हैं, 1 सेकंड, 50 क्वेश्चन, इसमें 100, 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में आपको पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक कैसे प्रैक्टिस किया जाता है कि डेली अगर आप 150 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, तो इसमें पैसेज रहेगा तो आपके 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, और यहाँ से भी लगभग 5-5 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन रहते हैं पैसेज वाले। तो पैसेज आपको डेली सॉल्व नहीं करना होता है, पैसेज आप 2 दिन में एक दिन सॉल्व कर लीजिए। ओके, और तो आपके 15-20 क्वेश्चन यहाँ से हट जाएंगे, राइट? पैसेज आपको डेली सॉल्व नहीं करना, पैसेज आपको अल्टरनेटिव सॉल्व करना है, एक दिन छोड़कर एक दिन। ओके, मंडे को, ऐसे वेडनेसडे को, इस प्रकार से। ठीक है, अभी उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको पता है कि लगभग 50 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, 40 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, उनको आपको सॉल्व नहीं करना, वह खाली आपको देखना है। ओके, देख करके उनको आप छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आपको आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है या पहले सॉल्व कर रखा है। लगभग 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे आपको थोड़ा सा समय देना होता है, 1 मिनट, 15-20 सेकंड, जितना भी समय लगेगा, उन पे आपको थोड़ा सा विचार करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और उनको सॉल्व करना होता है। जैसे कि पेपर 1 में है, तो पेपर 1 में जो मैथमेटिक्स पार्ट होता है उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, टाइम लगता है, बिल्कुल।
और जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं, रटने वाली होती हैं, उसमें समय नहीं लगता, उसको आपको पता होता है कि इसका आंसर ये है, या पहले आपने क्वेश्चन कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ है, मैथ में मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है परसेंटेज का, सेम क्वेश्चन आपने 2 दिन पहले सॉल्व किया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, केवल नंबर्स बदले हुए हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको दोबारा नहीं सॉल्व करना है। या पर मान लीजिए कोई डीआई है, डीआई आप सॉल्व कर रहे हैं, पैटर्न सेम पैटर्न का डीआई पहले सॉल्व कर लिया आपने एक दिन पहले, उसको दोबारा मत करिए, राइट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है ताकि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएं। और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आप दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे, तो उसका बेनिफिट क्या ही होगा। नए नए क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 150 क्वेश्चन तो समय जाएगा, और अच्छे से मन भी नहीं करेगा एक जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आप। ओके, और जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन में से आपके लगभग 30 क्वेश्चन जो है आपको नहीं आए या डिफिकल्ट लगे, तो उस पर आप मार्क कर लीजिए, उसमें रिमार्क दे दीजिए, ये क्वेश्चन में आपको ये मिस्टेक, ये आपको पता नहीं था, या ये गलती हो गई, या इसका थ्योरी नहीं आता है मुझे, ये चैप्टर में, ये चैप्टर को समझना दोबारा है, इसको रिवाइज करना है, ऐसे रिमार्क कर लीजिए। ओके, फिर उसको आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और जब दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पूरे 150 क्वेश्चन नहीं करने, केवल 30 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए जो बचे हुए 120 क्वेश्चन है वो आएंगे, तो वो तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी इन 30 क्वेश्चन में, तो प्रैक्टिस इनको आपको 30 को करना है, ना कि ये 120 को। इस चीज़ को याद रखना है। ओके, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। लास्ट टाइम पे पूरा पूरा करेंगे तो कितना कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है पुराना। ओके, तो ऐसे 30 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग आपके 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनको आपको अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करना होगा, और बढ़िया से। वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं, राइट। तो जेआरएफ के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ओके, और कुछ भी आपको डाउट रहे पूछ लिया करिए क्लास में, या फिर मैसेज करके ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और और कोई डाउट। ठीक है, आप एक काम करिए, जैसे कि जो A4 पेपर होता है ना, A4 पेपर बना लीजिए, उसको इसके 2 हिस्सा करके ऐसे, या पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 की ऐसे मान लीजिए आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो 20 क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ रिमार्क लिख लीजिए कि इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। ओके, ऐसे ही लगभग आपके ऐसे A4 पेपर लगभग 5-6 तैयार हो जाएंगे, 7-8 तैयार हो जाएंगे। बस जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, उस मान लीजिए 21 का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है कि 15 क्वेश्चन हमको नहीं आते थे, आपने केवल वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आपको देखना है कि 15 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, 10 करेक्ट हुए, 9 करेक्ट हुए। फिर जो 4-5 बचे क्वेश्चन, उस पर दोबारा आप मार्क कर दीजिए, इनको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। ऐसे करिए आप प्रैक्टिस। ओके, तब आपके जो क्वेश्चन कम गलत होंगे, राइट। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ओके, ठीक है गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए लगातार, और एग्जाम हो सकता है कि अगस्त में होगा, तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग भी सॉल्व करेंगे PYQ थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद। ओके, इज इट क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, कोई मैसेज नहीं आ रहा है चैट बॉक्स में। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।